अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो फ्रिक्शन का था। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन में अगर हम एग्जांपल लें तो आप अपनी फिगर में देख सकते हैं 3.24 में कि अगर आप हैंड के साथ एक स्ट्रिंग को बांधें, ठीक है, टाई करें और उसको एक स्टोन के साथ टाई कर लें और उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना स्टार्ट कर दें, तो आप ये नोट करेंगे कि जो ये स्टोन है ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। इसकी एग्जांपल हम मून की भी ले सकते हैं कि मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो ये इसकी सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है या सर्कुलर मोशन है इसकी। सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि अगर उसकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आ रहा, या अगर चेंज आ रहा है तो इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, तो उसको हम यूनिफॉर्म जो मोशन है वो कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो अब जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है वो इसी सर्कुलर मोशन से रिलेट कर रही है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है, और जो कौन अप्लाई करता है उसको सेंटर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। सो यही जो हमने एक स्ट्रिंग की एग्जांपल ली है, इसी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। और अगर हम इसकी एग्जांपल लें ये स्ट्रिंग के साथ, तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है वो इस स्टोन को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। ठीक है, इसका प्रूफ ये है कि अगर ये स्ट्रिंग कहीं पे टूट जाती है तो ये स्टोन अपनी सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू नहीं करता और ये क्या करता है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, तो अब इसकी ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी, ये स्पेसिफिक एक डायरेक्शन है जिसमें ये मूव करेगा, और दिस डायरेक्शन, ये जो आपके पास एरो एंड लाइन है, दिस इज टेंजेंट टू दैट सर्कुलर पाथ। यानी अब ये जिस लीनियर पाथ को स्टोन फॉलो कर रहा है, जिस लीनियर पाथ में अब ये मूव कर रहा है, जब ये स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये इसका जो पाथ है लीनियर, वो इसके सर्कुलर पाथ के साथ टेंजेंट है। टेंजेंट आपको पता है कि जो सर्कल को आउटर साइड से किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन है। अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पे टूटता इस पॉइंट पे तो इसकी डायरेक्शन ये होती लेफ्ट साइड पे। अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पे टूटता तो स्टोन की डायरेक्शन अप अपवर्ड डायरेक्शन होती। तो ये हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, कंसिडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ एंड अ बॉडी हैज द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। यही स्ट्रेट लाइन कि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्सेस पे अप्लाई करना बंद कर दें तो ये ऑब्जेक्ट कभी भी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ये हमेशा एक लीनियर और स्ट्रेट लाइन को जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि इसको सेंटर से एक सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उस सेंटीमीटर फोर्स की वजह से इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की टेंडेंसी होती है। सो यही वो बता रहे हैं कि अ बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू inertia, and then why does the body move in a circle? उसका आंसर आपको पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, अब ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, the string to which the body is tied keeps it to move in a circle by pulling the body towards the center of the circle। तो जिसके साथ आपने इसको टाई किया हुआ है वो उसको सेंटर की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करना शुरू कर देता है। सो स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन एंड यानी जो पुलिंग फोर्स है वो इसकी इस लीनियर मोशन के साथ परपेंडिकुलर है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो वो लाइन और ये इसका जो लीनियर पाथ है वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जो पुलिंग फोर्स है वो सेंटर की तरफ है और जो मोशन है स्टोन की वो उस पुलिंग फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी परपेंडिकुलर है। So this pulling force
continuously changes the direction. कैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि स्टोन जिस पॉइंट पे भी जाएगा इसकी लीनियर मोशन की डायरेक्शन उसी के साथ साथ चेंज होना शुरू हो जाएगी. And this center seeking force is called the centripetal force. तो अब ये जो हर पॉइंट पे इसकी जो मोशन है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स है सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो जिस फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो सेंटर से अप्लाई हो रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. एंड सेंट्रिपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, यानी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर की तरफ होती है. अब जो हमारी डायग्राम है 3.27, this shows the stone tied to one end of the string rotating in a circle. The tension in the string provides the necessary centripetal force and it keeps the stone to remain in a circle. तो अब इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और वो टेंशन इस स्टोन को सेंट्रिपिटल फोर्स इस केस में प्रोवाइड कर रही है. एंड इफ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ to provide the necessary tension, it breaks and the stone moves away along a tangent to the circle as shown in the figure 3.27. तो मैंने आपको बताया कि जिस लीनियर पाथ को वो फॉलो कर सकता है, अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो वो पाथ सर्कुलर पाथ के साथ टेंजेंट बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. Number 2, the moon revolves around the earth and the gravitational force of the earth provides the necessary centripetal force. अब जब मून सर्कुलर पाथ में मूव करे तो मून अर्थ के साथ किसी स्ट्रिंग के साथ, किसी धागे के साथ बंधा हुआ नहीं है, टाइट नहीं है. तो फिर मून को ये सेंट्रिपेटल फोर्स कैसे मिलती है, जो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ मून पे अप्लाई कर रही है, क्योंकि आपको पता है अर्थ अपने एक रेंज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट से उन पे ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता है, तो वही ग्रेविटेशनल पुल मून पे भी अप्लाई करती है. तो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मून को इतनी एनफ सेंट्रिपेटल फोर्स मिल जाती है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. अब जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके बॉडी में जो बॉडी है, जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रही है और सर्कल का रेडियस कितना है, r है, तो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर, v² डिवाइडेड बाय r. सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे हम इसको. नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है ये, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इसलिए है क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक सेंट्रल फोर्स के अप्लाई होने के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रही है. उस सेंट्रल फोर्स के अप्लाई होने के रिजल्ट में बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है और चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा लेकिन डायरेक्शन जो वेलोसिटी की है उसमें डायरेक्शन में चेंज आ रहा है. और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. तो ये एक डिफरेंट केस है हमारे पास कि यूनिफॉर्म मोशन है बट एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों हो रही है, मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से नहीं बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है. तो अब क्या करते हैं हम कि इस ए सी की वैल्यू को हम जो हमारे पास न्यूटन का लॉ है, सेकंड लॉ, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. सेकंड लॉ में क्या कहता है, F इज इक्वल्स टू ma, और यहाँ पे हम ए कंसीडर करते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को और उसकी जगह v² डिवाइड बाय r को जब पुट करेंगे तो ये आपके पास सेंट्रिपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव हो जाएगा. सो दिस इज योर फार्मूला फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स और यही न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आप यूज करेंगे. So equation 3.626 shows that the centripetal force needed by the body moving in a circle depend on the mass m of the body, square of its velocity and the reciprocal of the radius of the circle. तो डिपेंडेंस किस पे है, मैस पे, वेलोसिटी के स्क्वायर पे और रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस पे. ठीक है, जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है उसके रेडियस के रेसिप्रोकल के साथ. तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा सर्कल होगा पाथ, ठीक है, उतनी ही सेंट्रिपिटल फोर्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, जैसे अगर हम मून की बात करते हैं तो मून को अगर हम उसके ऑर्बिट से और ज्यादा दूर ले जाएं, जो कि ऑब्वियसली हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज मून के ऑर्बिट से भी दूर है, ठीक है, तो उस पे जो सेंट्रिपिटल, उसको जो सेंट्रिपिटल रिक्वायर्ड होगी उसकी वैल्यू उसको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, और जितना ज्यादा सर्कल जो है
सॉरी उसको उतनी कम सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। जितना ज़्यादा सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगला टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका ऑपोजिट है, यानी कि उसका रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि हर फोर्स का जो जो एक्शन फोर्स होती है उसका रिएक्शन भी होता है। तो अगर मून पे अर्थ एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है या अप्लाई कर रही है, तो इसी तरह अर्थ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहेंगे, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है और वो अप्लाई सेंटर से होती है, यानी अगर हम अर्थ को यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो अर्थ मून पे फोर्स अप्लाई कर रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन है अर्थ की तरफ, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके रिएक्शन में मून एक फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ के ऊपर, जिसकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ से मून की तरफ जा रही है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम एक्शन एंड रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ इसी की एक्सप्लेनेशन है कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऑपोजिट है। उसके बाद ये एग्जांपल आप लोगों ने ट्राई करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको मैथ गिवन है, स्टोन जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया गया है और स्टोन का मास है 100 ग्राम। 100 ग्राम को आपने कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करके केजी में, क्योंकि केजी इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, यानी कि रेडियस 1 मीटर है, और स्टोन जो है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। आपको मैथ भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी गिवन है। तो जब आपको ये तीनों चीजें गिवन है तो आप स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है। तो हमने ऊपर अभी एग्जांपल में देखा था डायग्राम में कि जितनी ज्यादा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है उतनी ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। सो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, mv² डिवाइडेड बाय r। m की वैल्यू आपको इस एग्जांपल में गिवन है, v² गिवन है, r की वैल्यू भी गिवन है। आप इन तीनों को सब्स्टिट्यूट करें और इसको सॉल्व करें, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ द रोड। अच्छा जी, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि ये समझ लें कि एक रोड है और रोड के ऊपर बस जो है वो ट्रैवल कर रही है और एक शार्प जो है वो टर्न आता है, यानी बहुत ज्यादा शार्प टर्न आता है, यानी मोड़ इतना ज्यादा आ जाता है कि गाड़ी को बहुत ज्यादा टर्न लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे जो गाड़ी है या बस है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही होती है, और हमें पता है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में होती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी होती है। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होगी अगर रोड और गाड़ी के टायर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगी। जितना ज्यादा जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी बस को, ताकि वो उस सर्कुलर पाथ में मूव कर सके, ठीक है। जैसे मून को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अब जो बस है, बस को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि देखें ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, लेकिन इसका जो सर्कल है वो तो हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, हॉरिजॉन्टल है। तो अब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होगी, दैट विल बी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जितनी ज्यादा टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होगी उतनी ही ज्यादा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड होगी इस बस को। अब हम उस फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट होगा, अगर ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो जो बस का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो रिएक्शन फोर्स होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड होगी, ठीक है। जब ये रोड इस तरह टेढ़ा नहीं होगा, बैंकिंग नहीं हुई होगी, तो वेट और रिएक्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स तो हो जाएगी जीरो, ठीक है। और हमने फ्रिक्शन के केस में पढ़ा था कि जितना ज्यादा बॉडी का वेट होगा, यानी ऊपर से जितनी ज्यादा फोर्स मिलेगी, फ्रिक्शन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो फोर्स है वो जीरो ना हो, ठीक है, और फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू आए, इसलिए हम चाहते हैं कि आर रिएक्शन और वेट एक दूसरे को कैंसिल ना करें। तो इसलिए हम इस रोड को थोड़ा सा जो रोड्स आप देखेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प टर्न होते हैं उनको बाहर वाले एज से थोड़ा सा हाई बनाया जाता है, उसकी बैंकिंग, इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड।
तो रोड जो बाहर की तरफ है थोड़ी ऊंची बनाई जाती है। इससे क्या होगा कि वेट की जो डायरेक्शन है वो तो डाउनवर्ड होगी, लेकिन जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन जो है वो वेट के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो रिएक्शन तो इस रोड की सरफेस ने अप्लाई करना है। सो दैट इज वाई द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड वेट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं होंगे। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे तो जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है बस पे वो भी जीरो नहीं होगी। जब टोटल फोर्स जीरो नहीं होगी तो फोर्स की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स इस बस को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने का और बस की जो स्किडिंग है या एक जो हमारे पास एक्सीडेंट्स वगैरह है उससे बचाने के लिए एक मेथड है, जो कि हम रोड्स को जो उसके एजेस होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं, यानी रोड्स की बैंकिंग करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो वॉशिंग मशीन है इनके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ड्रायर है वॉशिंग मशीन का, इसकी जो बास्केट है ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्पिन करती है। एंड दे जो स्पिनर है दे हैव perforated wall having the large number of fine holes in the cylindrical rotator as shown in the figure। तो ये जो रोटेटर है इसकी वॉल्स के अंदर बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब क्या होता है, द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग द वेट क्लोथ्स इन इट। अब क्या होता है कि ये जो सिलेंड्रिकल है इसके अंदर हम डालते हैं जितने भी क्लोथ्स हैं जो वेट है जो हमने ड्राई करने हैं उनको इसके अंदर डाल के इसकी ऊपर से जो लिड होती है उसको कैप दे के ढक्कन दे के बंद कर देते हैं। जब ये स्पिन करता है, व्हेन इट स्पिन एट द हाई स्पीड द वाटर ऑफ द वेट क्लॉथ इज फोर्स आउट थ्रू दीज होल्स ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए जो उसमें क्लोथ्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा सेंटीपिटल फोर्स मिल जाती है, लेकिन जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको इनफ सेंटीपिटल फोर्स नहीं मिलती, और क्योंकि उनका साइज भी बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, उनका मास बहुत ज्यादा कम होता है। और हमने सेंटीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है उसमें देखा था कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है, यानी मास ड्रॉपलेट्स का बहुत ज्यादा कम होता है, जिनकी वजह से जो क्लॉथ्स हैं उनको सेंटीपिटल फोर्स ज्यादा मिल जाता है क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है, और ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। सेंटीपिटल फोर्स इतनी ज्यादा इनफ नहीं होती और वो इन होल से जो है वो फोर्स आउट फोर्सली जो है वो बाहर स्प्लिट आउट कर जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो क्लॉथ्स हैं उनमें जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उनमें से फोर्स के जरिए बाहर चले जाते हैं और जो क्लॉथ है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, इस तरह जो क्रीम सेपरेटर में भी इसी तरह होता है, स्पिनर लगा होता है और उसके अंदर आप जो योगर्ट है या लस्सी है वो डालते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सेपरेटर्स भी होते हैं, क्रीम सेपरेटर्स, और जो मैकेनिकल होते हैं जो हैंड से वर्कआउट करते हैं वो भी। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये क्रीम सेपरेटर को मूव करते हैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ, तो उस मिल्क के अंदर या जो योगर्ट और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है यानी जो लस्सी है उसके अंदर जितने भी लाइट वेटेड कंटेंट्स होते हैं जो जैसे उसके अंदर जो मक्खन होता है जो बटर होता है उसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो जो लाइट वेट मटेरियल्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं और जो हैवी कंपोनेंट्स होते हैं जो हैवी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो साइड पे चले जाते हैं, यानी स्पिनिंग की वजह से। और इससे क्या होता है कि इसमें भी जब हम बहुत ज़्यादा फास्टली इसको स्पिन करते हैं तो क्रीम सेपरेट हो जाती है और जो लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है, और इस तरीके से हम लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू द पाइप। तो जो इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है वहाँ पे इसको पाइप के जरिए मक्खन को कलेक्ट कर लेते हैं, या अगर आप घर के अंदर बना रहे हैं तो घर में उसको किसी भी चीज़ से कलेक्ट करके सेपरेट कर लिया जाता है और जो मिल्क होता है वो अलग हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी सेंटीपिटल फोर्स की, और आपका चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने जितने भी ये टॉपिक्स हैं ये लर्न बाय हार्ट करने हैं, इनको याद करना है, और उसके बाद जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।